और आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल किताब की एक छोटी सी बुक समरी। इस किताब को लिखा है स्टीवन कॉटलर। भी कभी जिंदगी में आपको धीरे चलना पड़ता है तेज चलने के लिए। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। आप जब अपनी जिंदगी में अपने पैशन को रिकॉग्नाइज कर लोगे ना, तो सबसे पहला पार्ट आएगा लर्निंग वाला। और अक्सर पहली वाली चीजें समझने वाली होती है। और ये समझने वाला फेस, यार इतना बोरिंग टाइम होता है ना। नहीं मतलब यार मुझे प्रोग्रामिंग करनी है तो मुझे प्रोग्रामिंग करने दो, नहीं कब तक पढ़ाते रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े तो आगे जाकर के ना अचानक से आप लड़खड़ाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए थे। तो चले एपिसोड को शुरू करें। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है, हमको एक स्पेशल लिस्ट बनानी है। दरअसल ये लिस्ट जो है वो स्पेशल इसलिए है बिकॉज ऐसी लिस्ट कसम से आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं बनाई होगी। देखो यार, इस लिस्ट में आपको क्या करना है, और हाँ, इस लिस्ट को बनाते समय कंप्यूटर नहीं छू सकते। हाँ मतलब इंटरनेट पे सर्च वगैरह करने के लिए यूज कर लो, लेकिन लिस्ट आपको कागज में बनाना है और उसको पेन से लिखना है। या अगर पेंसिल भी चलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको अपने हाथों से लिखना है। अब इसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस किताब में नहीं, बल्कि मैंने और भी बहुत सारी किताबों में पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने अपनी जिंदगी में इसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है कि यार पता है, पेन का और कागज का ना कुछ अलग ही कनेक्शन होता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ दीज ब्रेन मैप स्टडीज एंड एवरीथिंग, कि भैया जब आप कागज में लिखते हो उस टाइम पे आपका दिमाग चीजों को ज्यादा परमानेंट तरीके से रजिस्टर करता है। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमको लिस्ट बनानी है। अब इस लिस्ट में आपको क्या करना है, आपकी लाइफ के 25 फेवरेट हॉबीज आपको लिखनी है। अब जब आप अपनी हॉबीज लिख रहे होंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे, भाई मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, नहीं, मुझे क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग करना पसंद है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भाई मुझे खाना बनाना पसंद है, नहीं, मुझे खाना बनाते टाइम नॉनवेज खाना बनाना ज्यादा पसंद है। इस टाइप की डिटेलिंग, देखो ये डिटेलिंग इस लिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जरूरी क्यों है, वो है हमारा अगला स्टेप। मैं कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, पहला हॉबी। दूसरा हॉबी, मुझे हिस्टोरिकल चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे राजा महाराजाओं की कहानी और पुरानी ट्राइब्स की कहानी। ठीक है जी। तीसरी हॉबी मेरी है, मुझे माइक के सामने बोलना बहुत ज्यादा पसंद है। अब अगर किसी को मैंने जाके कहा कि यार मुझे कहानियों में बड़ा शौक है, तो मुझे तुरंत बोलेगा, अरे भाई तू तो राइटर है, जाके राइटर बन जा। और बिल्कुल सही बोल रहा है अगला इंसान। लेकिन इस लिस्ट का जादू ये है कि तुरंत मैं नोटिस करूंगा, मैंने तो यार किसी भी हॉबी में लिखना लिखा ही नहीं है। हाँ, मुझे तो लिखना बिल्कुल नहीं पसंद, मौत आती है मुझको। तो फिर मैं कैसे अपनी पैशन को आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे कहानियां सुनाना पसंद है, मुझे पुरानी कहानियां सुनाना पसंद है, मिथिकल कहानियां सुनाना पसंद है, और मुझे कहानियों को माइक के सामने सुनाना पसंद है, लिखना नहीं। मुझे राइटर नहीं बनना, मुझे एक स्टोरी टेलर बनना है। और उसी रास्ते में मैं आज की डेट पे हूं। तो ऐसे ही करके आपको बड़े ध्यान से इस लिस्ट में आपकी अलग अलग हॉबीज कहाँ कहाँ मिल रही हैं, इसका एक बेसिक पैटर्न बनाना है। अरे हाँ, पैटर्न से याद आया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल जब आप अपनी जिंदगी में ये लिस्ट को बनाओगे और बनाते समय आपको वो इंटरसेक्शन मिलेंगे ना, तो उसे कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन बोले तो, कभी आपने बैठ के वो न्यूज़पेपर में आता है ना क्रॉसवर्ड या फिर सुडोकू, कभी खेला है क्या? अगर आपने कभी खेला हो तो नोटिस किया होगा, यार कभी कभी ना आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक से, हाँ यार यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर यहाँ पे 9 है इसका मतलब यहाँ 9 नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पर 6 आएगा। और सडनली वो चीजें बहुत फास्ट होने लग जाती हैं। वो इसलिए कि हमारे दिमाग में एक खूबी है, किसी पॉइंट पे अगर हमारे दिमाग से डोपामिन रिलीज हो जाए तो वो चीज हमारी मेमोरी में थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, जैसे ही देखता है कि भैया पैटर्न बन रहा है, डोपामिन रिलीज होता है और हम एक फ्लो में आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपको अब अपने अगले स्टेप में जाना है। अभी एक बारी आपकी लिस्ट बन गई
और आपको पता चल गया कि यार ये हॉबी मिल करके एक नई हॉबी को क्रिएट कर रहे हैं, शायद एक नए करियर को क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उससे मिलती जुलती रोज सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट के लिए पॉडकास्ट, वीडियो, आर्टिकल, किताबें, टेक टॉक, जो भी मिले, यूट्यूब पे मिले, विकिपीडिया पे मिले, जहां से मिले लपेट लेना है। अब अपन ये क्यों कर रहे हैं इसको जरा ध्यान से समझना। किसी भी नदी में गोता लगाने से पहले एक बार उसके एडवांटेजेस और उस फील्ड या उस पैशन के डिसएडवांटेजेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें समझ में आना जरूरी है कि भैया हम जोश जोश में कदम रख रहे हैं या फिर वाकई में हमारा जुनून है। अब भैया इंफॉर्मेशन मिल गई, हमको हिस्ट्री पता चल गई, टेक्निकल टर्म पता चल गए, तो अब टाइम आ चुका है आपको पब्लिक में जाने का। देखो, पब्लिक में जाने का बहुत सिंपल सा मतलब है, हमें बाहर जाके लोगों से एक पॉजिटिव फीडबैक लेना। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से एक सिचुएशन के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो भैया आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। आपको सिर्फ उनके पास सबसे पहले जाना है और आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उससे रिलेटेड उनके साथ बातें करनी है। अब देखो, ये आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो ये थोड़ा सा आपको भाव देंगे और आपको नोटिस ये करना है कि आप इनका अटेंशन ग्रैब करके रख सको, यानी अपने पास पकड़ के रख सको। अच्छा, इसके बाद आता है अगला स्टेप। इस फील्ड में काम कर रहे जो दूसरे लोग हैं, अब ये कोई क्लब में आपको मिल सकते हैं, कोई मीटअप में आपको मिल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में जाके सर्च करके देखो, अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं। और अगर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता तो खुद की शुरू कर लो। मेन चीज ये है, आपको जाके अब लोगों से बात करना शुरू करना है, क्योंकि एक लिमिट तक आप नॉलेज जो है उसको किसी टेडएक्स के वीडियो से या किसी किताब से निकाल सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डोपामिन का जो बूस्ट आपको मिलता है वो तब मिलता है जब आप अपने उस पसंदीदा पैशन के बारे में किसी से बात करते हो। तो भैया ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि हमारे जो ये सो कॉल्ड ड्राइवर भाई साहब हैं उनको बनाना कैसे, उनको हमें क्या क्या करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बेसिक चीजें तो कर ली, लेकिन अब मास्टरी कैसे करनी है किसी चीज पे। और ये जो मास्टरी और पैशन के लिए आजादी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये है हमारे अगले एपिसोड का मुद्दा। तो मेरे को आपका डेफिनेटली इंतजार रहेगा। पता है, मेरे को ना गाना नहीं आता, ना ही मुझे नारे लगाना आता है, लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत ना कुछ ऐसे ही है। हमको चाहिए आजादी, हमको मांगता आजादी। बहुत गंदी तरीके से मैंने गाया, लेकिन जो गाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड में देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। क्यूरियोसिटी देख ली, पैशन देख लिया, पर्पस देख लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उस ड्राइवर भाई साहब को बनाने के लिए, और वो है ऑटोनॉमी और मास्टरी। अब ये ऑटोनॉमी क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो जो नारे मैंने अभी लगाए, आजादी, किसी चीज को करने की आजादी, दैट इज ऑटोनॉमी। और मास्टरी तो हम सभी को पता है। देखो, सिंपल भाषा में समझें तो ये दोनों चीजें एकदम चंगू मंगू भाई की तरह है। कैसे? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि यार मुझे अपनी नाव खुद से चलानी है, और मास्टरी का मतलब होता है कि तुमको वो नाव ढंग से चलाना आती है। तो भैया, ये ऑटोनॉमी की कहानी कहां से शुरू होती है, ले चलते हैं आपको इन द ईयर 1977। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में दो यंग साइकोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड डेकी और रिचर्ड रायन। समय के साथ उन दोनों की बहुत सारी बातें हुई और उनका ना ये मोटिवेशन वाली फील्ड में बड़ा इंटरेस्ट था। इवेंचुअली उन्होंने अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस स्टडीज को पब्लिश किया था, जिसमें उन लोगों ने बताया कि भैया मोटिवेशन जो होता है वो दो तरह से होता है। अरे भाई तुम बस करो यार, ये कितने मोटिवेशन के पार्ट कर दिए। पहले बोल रहे थे एक आर्टिफिशियल मोटिवेशन होता है, फिर एक अच्छा वाला मोटिवेशन होता है, अब तुम बोल रहे हो फिर से डिवाइडेड है। क्या करे, इतना एक मोटिवेशन रखो ना भाई। देखो यार, मुझे पता है पहले हमने सीखा एक नॉर्मल वाला मोटिवेशन, टेम्पररी वाला, फिर हम सीख रहे हैं परमानेंट मोटिवेशन बनाते कैसे हैं। लेकिन मैं आपको अगर ये बोलूं कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा क्रिकेटर है, काफी अच्छा खेल भी रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है और उसको क्रिकेट से
खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उसकी एक वजह हो सकती है। और वजह ये है, शायद उसका जो मोटिवेशन था वो ऑटोनमस मोटिवेशन नहीं था, बल्कि एक कंट्रोल्ड मोटिवेशन था। देखो, ऑटोनॉमस मोटिवेशन अभी अभी अपन ने सीखा क्या होता है, आजादी। तो आजादी वाला मोटिवेशन नहीं था उसका। उसका मोटिवेशन या तो किसी लालच से आया था, जैसे कि यार पता है ये न्यूरो सर्जन बन जा भाई, बहुत पैसे हैं, एक एक सर्जरी के मैंने सुना है 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं, और उसके ऊपर से कमीशन अलग जो हॉस्पिटल से मिलती है। अब इस पैटर्न में आप डॉक्टर पैसों के लिए बन रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपको उस प्रोफेशन में मजा आता है, या फिर सबसे बड़ी चीज जिससे इंडिया के बच्चे रिलेट कर सकते हैं, बेटा सुनो, ये फालतू बात मत करो, ये आर्ट्स वार्ट्स लेने की। तुमको लेना है पीसीएम, तुम बनोगे इंजीनियर। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड मोटिवेशन। भाई बच्चे की मैथ साइंस अच्छी थी, उसने 12th में ला दी 96%, पेरेंट्स खुश, अब हमारा लड़का बनेगा इंजीनियर। पर प्रॉब्लम यह है, बच्चों को इंजीनियर बनना ही नहीं है। तो हमको समझ में आ चुका है, हमको चाहिए ऑटोनोमस वाली मोटिवेशन, आजादी वाली मोटिवेशन। तो उसकी केस स्टडी को हम यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। इस रूल को कहते हैं हम 20% टाइम। गूगल का एक रूल है, दिन का 20% टाइम जो होता है, गूगल के जो एम्प्लॉयज जिन्हें गूगलर्स बुलाते हैं, गूगलर्स काफी गूगल के साथ सिमिलर है। मैं कहा जा रहा हूं, बैक टू द पवेलियन। गूगलर्स जो होते हैं वो दिन के 20% टाइम को अपनी एक ऑटोनोमस पैशन के पीछे लगा सकते हैं। मतलब बड़ा ही सिंपल सा है, मैनेजर ने बोला सुनो तुमको ये ऐप पे काम करना है, इसका ये बग है, इसको फिक्स करना है, बंदा ऐप पे काम कर रहा है। लेकिन दिन का 20% टाइम उसका मन है कि भाई ये जो पतंग उड़ाते हैं ना, ये पतंग उड़ाने वाली कंपटीशन का एक ऐसा ऐप मुझे बनाना है जिसके अंदर सारे पतंग उड़ाने वाले लोग हों और वो अपनी मेमोरीज शेयर कर सकें। अब इस ऐप का भाई गूगल को क्या फायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं। इस ऐप पे जब वो बंदा काम कर रहा है तो उसका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो इससे गूगल को क्या फायदा? कुछ भी नहीं। ऐसा हमको और आपको लगता है, लेकिन अब आपको रियलिटी बताते हैं। कभी आपने एडसेंस का नाम सुना? जिन्होंने नहीं सुना मैं उन्हें बता देता हूँ। ये जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो लोग गूगल पे एड्स रन करते हैं, इसका सारा हिसाब किताब उस गूगल के एडसेंस पे आता है। गूगल मेल या फिर जिसे हम लोग जीमेल कहते हैं, गूगल मैप्स, गूगल न्यूज, गूगल अर्थ, जीमेल लैब, इन सब के नाम सुने हैं? ये सारे वो एप्स हैं जो लोगों ने अपने उस 20% वाले टाइम की इनोवेशन में बनाए। जब कोई उन्हें नहीं बता रहा था, उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए आजादी के साथ, एंड दे केम अप विद दीज आइडियाज। बिलीव नहीं होता ना, बिकॉज दीज आइडियाज आर वर्थ मोर देन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू गूगल। और ये सब उस 20% का फायदा है। आज की डेट में फेसबुक, लिंक्डइन, एप्पल और ऐसी न जाने कितनी दर्जन भर कंपनियां इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को तरीके से समझने के लिए हम पढ़ेंगे पैटागोनिया नाम की एक कंपनी के बारे में। अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। अजी क्यों करते हैं? ये 20% वाला रूल होगा? नहीं जी, यहाँ पर 20% वाला रूल नहीं है। यहाँ पर ये लोग दो स्पेशल रूल्स अपने लोगों को देते हैं। पहला ये, आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बना सकते हो। आपको कब आना है काम पे, आपको के काम को कब करना है, कितने घंटे करना है, ये सब वहां के एम्प्लॉयज डिसाइड करते हैं। लेकिन इस किताब में अगर कोई केस स्टडी आई है, यानी कि उसके अंदर कुछ तो स्पेशल है। अब वो स्पेशल वाली बात जरा आपको समझाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है, ये पैटागोनिया नाम की कंपनी का, इसका हेडक्वार्टर्स के जस्ट सामने ना एक बहुत प्यारा सा खुला ओशियन है। और ओशियन बोले तो वहां पर लहरें वहरें बड़ी प्यारी प्यारी आती हैं कभी कभी। लेकिन कुछ दिन वहां पर लहरें बहुत गजब तरीके से आती हैं, और जैसे ही वो लहरें गजब तरीके से आना शुरू हो जाए, तुरंत कंपनी में मीटिंग चल रही है, क्लाइंट आके बैठा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस कंपनी के जो सबसे पहले वाले फाउंडर थे, उनकी एक लाइन थी, मेरे लोगों को सर्व करने दो।
सर्फ बोले तो वो डिटर्जेंट वाला नहीं। सर्फ बोले तो एक गेम होता है जिसके अंदर आप एक बोर्ड के ऊपर खड़े होते हो और आप लहरों के ऊपर घूमते हो। अब ये मैं एक्सप्लेन कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ना गूगल करके देख लो, समझ में आ जाएगा। इस खेल को खेलने के लिए मोटिवेट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है यार, ये ना तो ऐप बना रहे हैं ना टाइम को ढंग से यूज कर रहे हैं, तो इससे कंपनी का क्या फायदा? दो फायदा होता है। सबसे पहला, सोना टाइम से होता है। कैसे सोना टाइम से होता है? क्योंकि लोग अपना स्केड्यूल खुद से बनाते हैं। देखो यार, हम में से कुछ ना रात को जगना पसंद करते हैं और हम में से कुछ दिन में जगना पसंद करते हैं, और इन दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम दोनों को दिन का कम से कम 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है। अगर आप नहीं सोते हो इतना तो आपका शरीर चार्ज ही नहीं है। 100% से शुरू किया था, अगले दिन 80% के साथ पहुंचे, उसके अगले दिन 60% के साथ पहुंचे, उसके अगले दिन बीमार पड़ गए। अरे यार, काम में स्ट्रेस बहुत है। अरे स्ट्रेस नहीं है तो सोता नहीं है यार। तो जब यहाँ के लोग खुद से अपना स्केड्यूल बनाने लगे तो लोग टाइम पे सोने लगे। अच्छा, उसी के साथ साथ लोगों को काम करने की एक आजादी मिली। अच्छा, इनके साथ साथ ये सर्फिंग का जरा फायदा बताओ। नहीं मतलब ये लहरों पे घूमने से क्या फायदा हो रहा है? उसे कहते हैं एक्सरसाइज। याद है इस कहानी की शुरुआत में, पहले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था फिजिकल ड्राइवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना, आपके शरीर को हेल्दी रखना। यहाँ के लोग जब सर्फिंग के लिए रेडी रहते हैं तो सर्फिंग के लिए आपका शरीर जितना लाइट रहेगा, जितना फिट रहेगा, उतने प्यारे तरीके से आप सर्फ कर सकते हैं। और इन दो चीजों के कारण वहां के एम्प्लॉयज में इतना ज्यादा करियर की तरफ बूस्ट आता है दैट कई बड़ी बड़ी कंपनीज पैटागोनिया का नाम वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज में रखती हैं। एनी हाउ, ये बात तो हमको आ गई समझ में। अब हमारी गाड़ी बढ़ेगी गोल की तरफ। एक गोल जो हम फुटबॉल में मारते हैं, दूसरा गोल जो हम लोगों ने सुना है मकसद के रूप में। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये गोल भी इस किताब में बहुत अलग तरीके से बताया गया है? वेल, किस तरीके से बताया गया है, क्या मिस्ट्री है, सब पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा, हमारी इस सफर का आखिरी एपिसोड। पता है, कुछ तो बात होती है इस आखिरी स्टेशन में कि पूरे सफर के ना छोटे छोटे ग्लिम्स देखने मिलते हैं। ये एपिसोड भी कुछ वैसा ही होगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको लेकर चलूंगा इस किताब के मेरे 2 सबसे फेवरेट मोमेंट्स में। तो इस आखिरी सफर पे वो आखिरी पायलट अनाउंसमेंट करते। हमारी इस कहानी का सबसे पहला स्टेशन था मोटिवेशन, और उसमें सबसे शुरुआत में ही हमने सीखा कि क्यूरियोसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। देखो भैया, अगर रोड टू इम्पॉसिबल की तरफ जाना है तो हमें क्यूरियस रहना पड़ेगा। अगर क्यूरियस नहीं है तो रोड ना बड़ा धुंधला धुंधला सा हो जाता है। अच्छा, रोड पे हम निकले थे ड्राइव के लिए, और तब हमने जाना कि एक अच्छे ड्राइवर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हमको वो चीजें चाहिए जो साइकोलॉजिकली हमको हेल्प करें और फिजिकली हमें फिट रखें। इवेंचुअली पैसा नाम अपने आप आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो गाड़ी थी वो पहुंची कि हम दृढ़ कैसे बन के रह सकते हैं। हमने जाना कि भैया लिस्ट बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हाँ, कंप्यूटर में नहीं, हाथ, पेन और कागज से। हाँ मतलब पेंसिल भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारी जो गाड़ी थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते पहुंची फेरोसिटी के पास। फिर हम पहुंचे सीखना यानी लर्निंग वाले चैप्टर में। वहां हमने जाना कि भैया किताबें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि किताबों में होते हैं सीक्रेट्स। हमने जाना किस तरीके से हम 5 किताबों को लेकर के कैसे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पैशन, किसी भी करियर को काफी सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है। जब हम किसी से बात करें तो अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो हम उसे जज ना करें, हम उसकी जगह पर खुद को रख के देखें। इसी के साथ साथ हमारा सर्कल बड़ा होगा, हमारे कनेक्शंस बड़े होंगे, हमारी नेटवर्किंग बड़ी होगी, और रोड टू इम्पॉसिबल की तरफ जाते जाते लोग जुड़ेंगे।
हमारा तीसरा स्टेशन था क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में हमने एक बहुत ही सिंपल चीज सीखी कि भैया क्रिएटिविटी को चाहिए आजादी। अगर आपने क्रिएटिविटी को एक फ्रीडम नहीं दिया तो क्रिएटिविटी फ्लरिश नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी के लिए ये डेडलाइंस और इन सब में नहीं बैठना है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए नो टाइम, हमको चाहिए नो वन। प्रैक्टिकली हमें थोड़ा सा समय अकेले अपने साथ बिताना चाहिए। हमारे दिमाग को ना थोड़ा सा भगने दो, इधर उधर चीजों को देखने दो, क्योंकि क्या पता अगला बिग आइडिया इसी तरह आपके पास आ जाए। हमने ये भी जाना कि किस तरीके से क्रिएटिविटी को यूनिकनेस की भी बहुत जरूरत होती है। आपके आइडियाज को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नए ढूंढने हैं। इसके बाद हमारी गाड़ी जो थी वो पहुंची फ्लो पे। आखिरकार हमने ये बात समझा कि अगर जिंदगी में स्ट्रगल है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन हो रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हमें अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चेक करना जरूरी है। लेकिन स्ट्रगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फ्लो का सबसे पहला स्टेप ही स्ट्रगल है। इसके साथ हमने ये भी जाना कि भैया जब फ्लो वाला पार्ट खत्म होता है तो एवं जाकर के सो नहीं जाना है या फिर जाकर के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। खुद को रिलैक्स करना है, रिकवर करना है। थोड़े थोड़े बीच बीच में ब्रेक्स लेना बनता है, लेकिन अगर आप फ्लो में हैं तो आपको कोशिश करनी है वो फ्लो का साइकिल जितनी बार हो सके उतनी बार घुमाएं, उतना ज्यादा खुद को प्रोडक्टिव बनाएं। अब बारी आती है मेरी इस किताब के दो सबसे फेवरेट मोमेंट्स की। सबसे पहला था जब राइटर ने ना वो ट्रुथ फिल्टर के बारे में बात करी थी। मतलब सही बात है ना कि हमारी जो ये दुनिया कितनी ज्यादा गॉसिप पे बेस्ड है। हम लोग मूवी भी एकदम ऐसी जज करते हैं कि भैया तेरे को पसंद आई तो मैं देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। गलत बात है। जब हम अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम ऐसे बनी बनाई बातों पे बिलीव नहीं कर सकते। रिसर्चेस हमारी खुद की होनी चाहिए। खुद जाओ इंटरनेट पे, खुद पढ़ो किताबें और डिसाइड करो कि भैया जो बातें हैं वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। आई थिंक द सेकेंड पॉइंट जहां पर आई फेल्ट रियली टच वाज कि एक जो छोटा सा बच्चा होता है ना वो हमेशा हमसे ना थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम बचपन में ज्यादा क्रिएटिव थे, बड़े होते होते क्रिएटिविटी चली गई। कहाँ चली गई? या तो शायद हो सकता है जिस तरह की एक स्टीरियोटिपिकल अपब्रिंगिंग हो रही है हमारी उस क्लोज सोसाइटी में, वहां कोई प्रॉब्लम है। या फिर ये हो सकता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं, या फिर दोनों बातें हो सकती हैं, या फिर कोई थर्ड फैक्टर हो सकता है। मेन बात यह है उस दिक्कत को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब बच्चे बैठे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो कार को हवा में उड़ा रहे हैं, या फिर अपने पसंद की कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जहां वो अपनी दुनिया क्रिएट करके बैठे हैं, उन्हें हम वहां पर ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि आई थिंक वो वाला पार्ट दिमाग का अगर इस एज में अच्छे से डेवलप हुआ तो आगे जाके बच्चों को ना बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एंड आई थिंक दैट इज इट। ये जो सफर के एंड में जो हम लोग एक टेम्पररी बाय बाय बोलते हैं ना, ये वाला मोमेंट आ चुका है। और मेरे ख्याल से जो ये पहला एक्सपीरियंस था एक पहली बुक समरी का, दैट वाज रियली अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके से एक किताब को पढ़कर आप लोगों को सुनाने में। और इसी तरह से मैं अभी तो बहुत सारी किताबें आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। सीखनी है तो वो ये है कि अपनी नॉलेज को हमेशा हमें बढ़ाते रहना है। एंड तक मेरे साथ बने हुए थे। जल्द ही मैं एक और किताब को लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए एक छोटा सा बाय। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के एक दूसरी किताब के सफर पे।